एक तरफ सदियों पुरानी छुआछूत की दीवार और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक ऐलान। बात 1953 की है। आज़ादी के बाद गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन करते हुए बिहार पहुंचे, लेकिन वहां एक कड़वा सच पता चला। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था और उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। गांधीवादी विचारों को मानते हुए विनोबा भावे ने सीधे ऐलान कर दिया कि वह दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन वहां के पंडों को यह मंजूर नहीं था। पंडों ने विनोबा भावे को रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं माने और सत्याग्रह पर बैठ गए। गुस्साए पंडों ने विनोबा भावे से मारपीट तक कर डाली और इस घटना ने पूरे राज्य में हंगामा खड़ा कर दिया। राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और तब के मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें प्यार से लोग श्री बाबू कहते थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि मैं खुद दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश करूंगा। इस ऐलान से पंडों में हड़कंप मच गया। श्री बाबू खुद भूमिहार जाति से आते थे। उनके परिवार वाले और करीबियों ने भी उन्हें ऐसा करने से मना किया। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई देवकीनंदन ने भी इनका विरोध किया, लेकिन वह नहीं माने। तारीख थी 27 दिसंबर 1953। बैद्यनाथ धाम एक छावनी बन चुका था। पंडों में हलचल थी, लेकिन श्री बाबू के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार श्री बाबू ने मंत्री विनोदानंद झा और 700 दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और पूजा की। श्री बाबू के इस ऐतिहासिक कदम के बाद राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों में किसी भी जाति के प्रवेश पर लगी रोक खत्म हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने? लेकिन क्यों? इसके पीछे की कहानी शुरू हुई साल 1937 में। साल 1937 में अंग्रेजों ने बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव करवाए और कांग्रेस को उस चुनाव में बहुमत मिला। लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री बना दिया। तब राज्यों में मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री का पद होता था। कांग्रेस ने विरोध किया और फिर यूनुस को इस्तीफा देना पड़ा। अब बारी थी कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुनने की, यानी बिहार का नया प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी की पसंद अनुग्रह नारायण सिंह थे। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दिनों से अनुग्रह नारायण को जानते थे। उन्होंने कद्दावर कांग्रेसी नेता और बाद में राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी कि अनुग्रह नारायण सिंह को विधायक दल का नेता चुना जाए। जुलाई 1937 पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेसी विधायकों की बैठक शुरू हुई। सदाकत आश्रम उस समय राजनीतिक गतिविधियों का अहम केंद्र हुआ करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक में ऐलान किया कि गांधी जी चाहते हैं कि अनुग्रह सिंह को नेता चुना जाए, लेकिन पटना के सदाकत आश्रम में विधायकों ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया। सर गणेश दत्त और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सीधे सवाल किया कि अनुग्रह ही क्यों, श्री बाबू क्यों नहीं? असल में यह लड़ाई सिर्फ नेतृत्व की नहीं थी, यह जातिगत राजनीति की बिसात थी। अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत थे और उन्हें कायस्थ लॉबी का समर्थन प्राप्त था। वहीं श्री बाबू भूमिहार थे और उनके साथ ब्राह्मण गुट था। और उस समय दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह, जिनका रसूख काफी था, वो भी श्री बाबू के फेवर में थे। अनुग्रह नारायण सिंह ने हालात भांपते हुए खुद ही श्री बाबू का नाम आगे कर दिया और इस तरह महात्मा गांधी के मर्जी के उलट श्री बाबू बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद 1950 में प्रधानमंत्री का पद मुख्यमंत्री कहलाने लगा और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक लड़ाई जीती थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे भी बड़ी कवायद शुरू हुई अगले विधानसभा चुनाव में। 1952 में देश भर में चुनाव हुए। नेहरू जी की अध्यक्षता में केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई। बिहार में भी 331 में से 235 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब बारी थी विधायक दल के नेता चुनने की। पंडित नेहरू ने इस बार भी श्री बाबू का साथ दिया, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि अनुग्रह नारायण मुख्यमंत्री बने। दिल्ली से लेकर पटना तक जबरदस्त लामबंदी हुई। यह सिर्फ कुर्सी की जंग नहीं थी, यह दो बड़े नेताओं के सम्मान और उनके समर्थकों की ताकत का टकराव था। आखिर में नेहरू जी ने खुद अनुग्रह बाबू से बात की और विधायक दल की मीटिंग में इस बार फिर अनुग्रह बाबू ने खुद ही श्री बाबू का नाम आगे कर दिया। नेहरू के फार्मूले के तहत श्री बाबू सीएम बने और अनुग्रह नारायण सिंह डिप्टी सीएम। अनुग्रह नारायण सिंह को वित्त मंत्रालय भी मिला। लेकिन अगर यह इतना बड़ा टकराव था तो फिर हर बार अनुग्रह नारायण सिंह ही क्यों पीछे हट जाते थे? इसका जवाब छिपा है 1957 के उस बैठक में। असली कहानी तो शुरू हुई 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस ने फिर बहुमत हासिल किया और इस बार अनुग्रह नारायण सिंह ने खुलकर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। इधर श्री कृष्ण सिंह को चुनाव से पहले अंदाजा हो गया था कि चुनाव के बाद उनके खिलाफ खेमेबंदी होगी और ऐसे में उन्होंने चुनाव से पहले एक दाव चला। उन्होंने पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनकर आए बम्बई के सीएम मोरारजी देसाई के साथ मिलकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में से 70 नाम कटवा दिए, जो कि ज्यादातर अनुग्रह नारायण सिंह के खेमे के थे। वहीं राजपूत जाति से आने वाले अनुग्रह नारायण सिंह इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुनाव के बाद सारा ध्यान दूसरी जाति के विधायकों को मनाने में लगा दिया।
जिससे कुछ राजपूत नेता भी नाराज होकर श्री बाबू के खेमे में चले गए। बिहार के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे ललितेश्वर प्रसाद शाही अपने बायोग्राफी बनते बिहार के साक्षी में लिखते हैं कि मार्च के महीने में जब नेता चुनने के लिए बैठक में चुनाव हुए तो श्री बाबू को 145 कांग्रेस विधायकों के वोट मिले, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को सिर्फ 109 वोट मिले। जीत के बाद श्री बाबू अपने समर्थकों और गाजीबाजों के साथ राजभवन के सामने बने घर पहुंचे। जश्न का माहौल था, मिठाइयाँ बट रही थी और वहाँ फिर से दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ, जहां अनुग्रह नारायण बाबू माफ़ी मांगते हुए बोले कि उकसावे में आपके खिलाफ खड़े होने की गलती कर दी, और इस तरह दशकों की कड़वाहट खत्म हुई और श्री बाबू फिर से बिहार के सीएम बने। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच भले ही राजनीतिक अदावत रही, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा कभी कम नहीं हुआ। श्री बाबू प्रोटोकॉल से बाहर जाकर भी अनुग्रह नारायण सिंह के फाइलों और सिफारिशों पर दस्तखत कर देते थे। श्री कृष्ण बाबू ने बिहार के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वो थी बरौनी रिफाइनरी की स्थापना। यह बिहार की लाइफ लाइन है और इसे वह केंद्र से लड़कर बिहार में लाए थे। श्री कृष्ण बाबू का जीवन राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक न्याय की एक ऐसी कहानी है जिसने आधुनिक बिहार की नींव रखी। आपका श्री कृष्ण बाबू के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।